हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी टीजीटी पीजीटी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर अभी मैथ, होम साइंस और साइंस की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और जल्द ही आपको अदर सब्जेक्ट की भी क्लासें मिलेंगी। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, हमने अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट होम साइंस की किए थे। आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी किसका सहारा लेना चाहिए? ऑप्शन ए है कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। ऑप्शन बी कटाई के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। ऑप्शन सी ढाके के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। ऑप्शन डी लाइन के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए बताइए। चलिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों, कला के मूलभूत सिद्धांत होते हैं, चलिए हम बता देते हैं कला के सिद्धांत कौन से होते हैं। एक अनुपात पहला अनुपात है, दूसरा अनुरूपता, तीसरा लय, चौथा संतुलन, पांचवा संबल तथा व्यक्तित्व। तो ये आपको कला के सिद्धांत याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है? ऑप्शन ए हैलोजन लैंप, ऑप्शन बी फ्लोरोसेंट लैंप, ऑप्शन सी प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप, ऑप्शन डी सोडियम वेपर लैंप। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप। तो ये क्या होता है दोस्तों? एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक अर्धचालक प्रकाश स्रोत है जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है जब इसके माध्यम से प्रभाव होता है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन विच्छेद के साथ पुनर्संयोजन करते हैं, ऊर्जा को फोटॉन के रूप में जारी करते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि ऊर्जा को किस रूप में जारी करते हैं? ऊर्जा को फोटॉन रूप में जारी करते हैं। ये आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। ऊर्जा को फोटॉन रूप में जारी करते हैं। आधुनिक एलईडी उच्च प्रकाश उत्पादन के साथ दृश्यमान, पराबैंगनी और अवरक्त तरंग दैर्ध्य में उपलब्ध है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए। कमरे की ऊंचाई अगर बढ़ी हुई दिखानी है तो उसमें क्या उपयोग करना चाहिए, मतलब कैसी लाइनें उपयोग करनी चाहिए? ऑप्शन ए दीवारों पर खड़ी लाइनें, ऑप्शन बी क्षितिज के समानांतर आड़ी धारियाँ, ऑप्शन सी प्रणामी रंग, ऑप्शन डी लंबे पर्दे। क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर हमें कमरे की ऊंचाई बढ़ानी है तो हम दीवारों पर खड़ी लाइनों का प्रयोग करेंगे। ऐसी अगर किसी व्यक्ति की लंबाई कम है तो अगर उसे ज़्यादा लंबाई दिखानी है तो उसे क्या करना चाहिए? लंबी धारी के कपड़े पहनने चाहिए। इससे उसकी लंबाई क्या होगी? ज़्यादा प्रतीत होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। ऑप्शन ए डीडीटी, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डीडीटी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं डीडीटी क्या है। डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है, तो ये याद रखना है डाइक्लोरो, चलिए मैं लिख देती हूँ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ये आपको याद रखना है, डीडीटी का पूरा नाम है। ये किस रंग का होता है? तो ये सफ़ेद रंग का अति प्रभावशाली चूर्ण है। ये जूं, चींटी, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, छिपकली आदि सभी को नष्ट करने में समर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के कैसे सामान हैं? ऑप्शन ए पुराने सामान है, ऑप्शन बी नए क्रांतिकारी सामान है, ऑप्शन सी गृहिणी को पीटने का सामान है, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नए क्रांतिकारी सामान है। माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के कैसे हैं?
नए क्रांतिकारी सामान है और इनसे क्या होता है, हमारा कार्य जल्दी और आसान भी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियां किसके साथ में रखी जाती हैं। मतलब मैं आपको बताना है कि एक दीवार वाली जो किचन होती है, एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियां किसके साथ में रखी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है किसके साथ में रखी जाती हैं। ऑप्शन ए एक दीवार के, ऑप्शन बी 2 दीवार के, ऑप्शन सी 3 दीवार के, ऑप्शन डी 4 दीवार के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक दीवार के। एक दीवार की रसोई घर हम क्यों बनाते हैं, जब हमें जगह की कमी होती है, मतलब कम जगह में हमें किचन बनाना होता है, तब हम एक दीवार वाला किचन बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक दीवार में ही सभी कार्य केंद्र होते हैं, जैसे सिंक, खाना बनाने का और बर्तन रखने का, सामान रखने का, ये सब क्या होता है, एक ही दीवार में होता है, जिसमें सामान रखने, खाने की व्यवस्था, अलमारी या फ्रिज रखने की व्यवस्था की जा सकती है। इसमें सिंक केंद्र, तैयारी केंद्र एवं पकाने के केंद्र के बीच में होनी चाहिए। इन तीनों दीवारों में से किसी दीवार पर वस्तुओं को रखने के लिए अलमारियां भी बनाई जा सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत खाली जगह पर लागू होता है। ऑप्शन ए शरीर की स्थिति में परिवर्तन, ऑप्शन बी उत्पादन क्रम में परिवर्तन, ऑप्शन सी तैयार उत्पाद में परिवर्तन, ऑप्शन डी कच्चे पदार्थ में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 67 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शरीर की स्थिति में परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए थकान, ऑप्शन बी परिश्रम, ऑप्शन सी फुर्सत, ऑप्शन डी खेल का समय। क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे थकान तो होगा नहीं, परिश्रम भी नहीं होगा और खेल का समय भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उसे हम फुर्सत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था। ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1970 या फिर ऑप्शन डी 1961। क्वेश्चन नंबर 69 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1961 में लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये किसका कथन है। ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये किसका कथन है। ऑप्शन ए ग्रास और कैंडल, ऑप्शन बी राजमल पी देवदास, ऑप्शन सी कोर्टिजन, ऑप्शन डी इरेने। तो क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोर्टिजन। ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये किसने कहा था, कोर्टिजन ने कहा था। किसी न किसी रूप में वह अपने साधनों की व्यवस्था करना सीख लेता है। प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्था करना सीखता है। अन्य व्यक्ति अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, पर सभी पूर्णता के कुछ अंश तक व्यवस्था कर पाते हैं। कोर्टिजन के अनुसार व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल लेना आवश्यक नहीं है, ऑप्शन बी विज्ञापनों से प्रभावित होना चाहिए, ऑप्शन सी उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल लेना आवश्यक नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि अगर हम कुछ भी सामान लेते हैं तो बिल लेना आवश्यक है। और बी विज्ञापनों से प्रभावित होना चाहिए, तो ये भी गलत है, हमें विज्ञापनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल तरह तरह के विज्ञापन आते हैं, तो उनसे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तभी हम मिलावटी या फिर गलत सामान लेने से बच सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकताओं से आता है। ऑप्शन ए सुविधा, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी लचीली, ऑप्शन डी विलासिता। क्वेश्चन नंबर 72 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आवश्यकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है। ऑप्शन ए बचत खाता, ऑप्शन बी सावधि जमा, ऑप्शन सी चालू खाता, ऑप्शन डी आवर्ती जमा।
क्वेश्चन नंबर 73 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चालू खाता राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बैंक खाता का वह प्रकार चालू खाता है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है। सामान्यतः चालू खाता व्यापारियों एवं उद्योगपतियों द्वारा खोला जाता है और इस खाते में कम से कम 300 रुपये की धनराशि जमा रहना आवश्यक है। कितने रुपए की? 300 रुपये की धनराशि जमा रहना आवश्यक है चालू खाते में। इसकी विशेषता ये है कि इसमें धन निकालने एवं जमा करने के लिए समय एवं रकम का प्रतिबंध नहीं होता है। व्यापारी अपनी सुविधा अनुसार चाहे जब धन जमा करवा सकते हैं व निकलवा सकते हैं। गृहिणी की दृष्टि से ये इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि ब्याज नहीं मिलता है। चलिए तो यहाँ पे ये याद रखना है कि कितने रुपए? 300 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कार्य व्यवस्था को कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है? ऑप्शन ए योजनाबद्ध होकर कार्य करना, ऑप्शन बी परिवार के सदस्यों का सहयोग, ऑप्शन सी परिवार के सदस्यों का व्यवहार, ऑप्शन डी परिवार की आय। तो क्वेश्चन नंबर 74 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, योजनाबद्ध होकर कार्य करना। क्योंकि अगर हम योजनाबद्ध होकर कार्य करेंगे तो हमारा कार्य अच्छी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कार्य व्यवस्था को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं: पारिवारिक आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, सदस्यों का व्यवहार एवं अभिरुचि, परिवार कल्याण, उपयुक्त साधनों का प्रयोग, कार्य विधि का अनुभव तथा ज्ञान मूल्यांकन आदि। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, समय नियोजन बनाने के लिए सोपानों को यादृच्छिक क्रम में दिया गया है, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे ये ऐसे नंबर दिए गए हैं, कोड दिया हुआ है, इनको आपको सही से मिलाना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो एक है प्रतिदिन समय नियोजन करना, दूसरा क्रियाओं को सही क्रम में रखना, तीसरा साप्ताहिक समय नियोजन तैयार करना और चौथा क्रियाकलापों की सूची तैयार करना। तो क्वेश्चन नंबर 75 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 4, 2, 1, 3 यानी कि पहले आएगा क्रियाकलापों की सूची तैयार करना, दूसरा क्रियाओं को सही क्रम में रखना, फिर आएगा पहला आएगा प्रतिदिन समय नियोजन करना, फिर लास्ट में आएगा साप्ताहिक समय नियोजन तैयार करना। कोई भी कार्य करते हैं तो हम सबसे पहले उन कार्यों की सूची बना लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है, फिर उसके बाद सूची को हम कौन सा कार्य पहले करना है और कौन सा बाद में, उनको सही क्रम में रखना है। फिर उसके बाद प्रतिदिन का समय नियोजन तय करना है कि कौन सा काम कब करना है, किस टाइम पे करना है। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, साप्ताहिक समय नियोजन तैयार करेंगे। तो इस तरह हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। ऑप्शन ए साझेदारी और निर्णय निर्माण, ऑप्शन बी आयु परिवर्तन, ऑप्शन सी लंबी बीमारी, ऑप्शन डी प्राधिकारी की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साझेदारी और निर्णय निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें ऋण की जमानत के रूप में चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रियल इस्टेट बंधक, ऑप्शन बी मित ब्याज बंधक, ऑप्शन सी चल संपत्ति बंधक, ऑप्शन डी ऋण परिशोधन बंधक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? चलिए इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चल संपत्ति बंधक। निम्नलिखित में से इसमें कौन सा जाएगा? चल संपत्ति बंधक जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीनों में सामान्यतः किस तरह की गति होती है? ऑप्शन ए रोटेशन, ऑप्शन बी टम्बलिंग, ऑप्शन सी शेकिंग, ऑप्शन डी एजिटेशन। क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसमें टम्बलिंग गति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार के बराबर होगा। मानव का शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए 4 सिर, ऑप्शन बी 6 सिर, ऑप्शन सी 8 सिर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8 सिर के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग अपना जो भी अभी क्लास लाइव देख रहा है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 80 है, और सेशन को लाइक और शेयर भी करिए ताकि अपने दोस्त भाई बहन जो भी होम साइंस से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयारी अपनी अच्छे से कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? ऑप्शन ए धागे की किस्म, ऑप्शन बी कपड़े की किस्म, ऑप्शन सी बखिए की लंबाई, ऑप्शन डी धागे का खिंचाव। क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कपड़े की किस्म। सुई का चयन कपड़े की किस्म तय करता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अत्यंत महीन बायल रेशम, नायलॉन, टेरिलीन, मलमल, आर्गंडी, शिफॉन, पॉलिस्टर के लिए किस नंबर की सुई का यूज करते हैं? 9 से 11 नंबर। 9 से 11 नंबर की सुई का यूज करते हैं। और मध्यम मर्सराइज, क्रेप, रेशमी, पर्पलिन, टेरी कॉटन आदि के लिए हम 11 से 14 नंबर की सुई का यूज करते हैं। और मोटे कपड़े जैसे कैनवास वगैरह हो गया, इनके लिए 21 नंबर की सुई का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको नंबर याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी काठियावाड़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 81 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कसूती जो है कर्नाटक का एक पारंपरिक वस्त्र है। इसमें क्या होता है, इसमें कमल, रथ, हाथी, पालकी, मयूर, बैल, तोते, तुलसी का पेड़, नदी आदि इस कढ़ाई में लोकप्रिय नमूने होते हैं जो कि बनाए जाते हैं। कसूती कढ़ाई के नमूने धार्मिक प्रसंगों तथा स्थानीय वास्तुशिल्प से प्रभावित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग होती है तो आपको बताना है यहाँ पर किस राज्य से है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 82 का हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग है वो बिहार से प्रसिद्ध है। इसमें मधुबनी चित्रकारी जिसे मिथिला की कला क्योंकि ये बिहार के मिथिला अंचल में पनपी भी थी तो इसलिए इसे मिथिला की कला भी कहा जाता है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें चटकीले और विषम रंगों से भरे गए रेखा चित्र अथवा आकृतियाँ होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसे क्या कहते हैं, ऐसा मिथिला की कला भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, पटोला वस्त्र का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर बताना है। 83 का आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। पटोला का संबंध गुजरात से है। गुजरात प्राचीन समय से अपने सुंदर एवं उत्कृष्ट कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कड़े वस्त्र विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है? जो कोरोनाइजिंग परिसज्जा होती है उसे किस रेशे में किया जाता है? ऑप्शन ए एसीटेट रेशे पर, ऑप्शन बी एस्बेस्टस रेशे पर, ऑप्शन डी ग्लास रेशे पर, ऑप्शन डी रेयान रेशे पर। तो क्वेश्चन नंबर 84 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोरोनाइजिंग परिसज्जा होती है वो ग्लास रेशे पर की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फाइबर ग्लास, ये क्या होता है? ये फाइबर ग्लास शीशे से बनने वाला एक ऐसा अद्भुत एवं आश्चर्यजनक रेशा है जिसकी गुण व विशेषताएं कांच की विशेषताओं से ठीक विपरीत हैं। कांच छूने में चिकने परंतु ना मुड़ने वाले, दृढ़ एवं कड़े होते हैं। कांच जो होता है वो मुड़ नहीं सकता है, जो झुकाने पर झुकते नहीं है बल्कि अत्यंत दबाव से टूट जाते हैं। कांच को अगर दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है। यहाँ पे क्वेश्चन बताना है आपको कि जो धागा अधिक ऐंठन युक्त होता है उसमें धागे में ऐंठन की संख्या होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 0.3 ऐंठन प्रति इंच, ऑप्शन बी 3 से 7 ऐंठन प्रति इंच, ऑप्शन सी 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच, ऑप्शन डी 12 से 15 ऐंठन प्रति इंच। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच। ऐंठन देने हो तो इसकी दिशा निर्धारित की जाती है। रेशे लंबे हों अथवा छोटे, इन्हें ऐंठन देकर व बांट कर ही धागा निर्माण का कार्य किया जाता है, क्योंकि हम बिना ऐंठन दिए कोई भी धागा तैयार नहीं कर सकते हैं।
ऐंठन देने का मुख्य उद्देश्य सभी रेशों को आपस में सटाकर बांधना है, जिससे उनके खुले सिरे आपस में लिपटकर अदृश्य हो जाए और धागा अच्छी तरह से बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वे धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं कहलाते हैं। जो धागे संपूर्ण रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फिलिंग, ऑप्शन बी रैप, ऑप्शन सी नॉप, ऑप्शन डी क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? बी। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रैप धागे कहते हैं। रैप धागे कहलाते हैं। अधिकांश वस्त्रों का निर्माण इसी विधि से होता है। अधिकांश वस्त्रों का निर्माण इसी विधि से होता है। इसमें वस्त्र निर्माण के लिए दोनों ओर से धागे लगते हैं, इसी को रैप कहा जाता है। मतलब जो दोनों ओर से धागे लगाए जाते हैं वस्त्र निर्माण के लिए, उसे ही रैप कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, रेयान निर्माण की एक प्रमुख विधि है। रेयान निर्माण की प्रमुख विधि कौन सी है आपको बताना है यहाँ पर। ऑप्शन ए है विस्कॉस विधि, ऑप्शन बी नाइट्रो विधि, ऑप्शन सी क्यूपरा विधि, ऑप्शन डी एसीटेट विधि। तो क्वेश्चन नंबर 87 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विस्कॉस विधि। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विस्कॉस विधि, सर्वप्रथम इस विधि द्वारा रेयान का निर्माण इंग्लैंड के 3 वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम इस विधि का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कहाँ के वैज्ञानिक? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे? 3 वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिकों का क्या नाम था? क्रॉस, बीवन तथा पीडल। क्रॉस, बीवन तथा पीडल ने सन 1892 ईस्वी को किया था। तो कभी कभी पूछ लेता है विस्कॉस विधि रेयान का निर्माण किस सन को हुआ था? तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है 1892 को हुआ था। यह विधि सस्ती है, साथ ही इस विधि द्वारा निर्मित रेयान उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं। आजकल इस विधि में थोड़ा आवश्यक सुधार करके रेयान का निर्माण किया जाता है। इस विधि में लकड़ी व बांस के गुदे एवं कपास को पट्टियों के चादरों के रूप में तैयार किया जाता है। चलिए यहाँ पे आपको याद रखना है। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठी, ताकि जो भी मैं इम्पोर्टेंट बताती हूँ बीच बीच में वो भी नोट करते रहिएगा, ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, जबकि मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। जबकि मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसे? प्रोटीन को। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का कार्य शरीर का निर्माण करना होता है। मात्रा के अनुसार शरीर में पानी के बाद सबसे अधिक प्रोटीन उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए से क्रिया कराई जाती है। सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए किससे क्रिया कराई जाती है आपको बताना है। ऑप्शन ए कास्टिक सोडा से, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल से, ऑप्शन डी सोडियम परबोरेट से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 89 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराई जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक एसिड एक अत्यंत सक्रिय और अकार्बनिक अम्ल है। कैसा अम्ल है? अकार्बनिक अम्ल है, जिसका प्रयोग प्रायः सभी आधुनिक उद्योगों में किया जाता है। शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल रंगहीन, गंधहीन, तेल जैसा भारी तरल पदार्थ है। शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा है? रंगहीन है, गंधहीन है और तेल जैसा भारी तरल पदार्थ है, जो जल के हर परिमाण में विलेय है। इसका प्रयोग विभिन्न उद्योगों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण और सूती वस्त्रों को पारदर्शी और कड़ा बनाने वाले एजेंट के रूप में तथा प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है कहलाता है। ऑप्शन ए लचीलापन, ऑप्शन बी प्रत्यास्थता, ऑप्शन सी प्रतिस्कंदता, ऑप्शन डी तनाव सामर्थ्य। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, उसे हम प्रतिस्कंदता कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रतिस्कंदता क्या होती है। ये रेशे का वह गुण है जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आकार या आयतन प्राप्त कर लेता है। रेशों में उपस्थित प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही वस्त्र में शीघ्रता से सिकन नहीं पड़ती है। वस्त्रों को दैनिक प्रयोग के पश्चात टांगना, मोड़ना अथवा लपेटना पड़ता है, जिससे उनकी तहें अक्सर मुड़ जाती हैं अथवा विकृत हो जाती हैं।
परंतु फिर भी ये वस्तु प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही अपनी पूर्वाकृति प्राप्त कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा, सी सही हो जाएगा, प्रतिस्कंदता। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। मतलब आपको उस विधि का नाम बताना है जिसमें खाना पकाते समय गर्मी का स्रोत जो है नीचे से प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए ब्रेजिंग, ऑप्शन बी ग्रिलिंग, ऑप्शन सी स्टीमिंग, ऑप्शन डी पोचिंग। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में क्या होता है, जैसे अंगीठी होती है घरों में, जो अंगीठी जलाते हैं हम लोग, तो उसमें नीचे कोयला होता है, ऊपर जो होता है नीचे कोयला जलाते हैं, ऊपर जो लोहे की रॉड लगी होती है, तो नीचे से आग आती है जो नीचे से गर्मी आती है, उससे हमारा ऊपर जो खाना होता है वो हमारा पक जाता है। तो ग्रिलिंग होता है उसमें हम, या जैसे कुछ भी भूनते हैं तो उसमें नीचे से आग आती है, ऊपर हम उस पर रख के भूनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिलिंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर यूं ही रखना चाहिए। ऑप्शन बी डिब्बों को पानी में रखना चाहिए। ऑप्शन सी डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए। ऑप्शन डी तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा, तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए, तेल युक्त वस्त्र हम क्यों रगड़ते हैं, इससे क्या होगा, नमी युक्त वायु डिब्बों में प्रवेश नहीं कर सकेगी। सामान्यतः फलों को शक्कर के शरबत में डिब्बाबंदी की जाती है। डिब्बे में रखे फलों पर शरबत डालते समय उसे उबाल लिया जाता है। डिब्बों को सील करते समय डिब्बे के किनारे की चूड़ी उन्हें भलीभांति फिट होना चाहिए। सील करने के बाद विसंक्रमण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए डिब्बों को गर्म जल में डाल दिया जाता है। उसके बाद डिब्बों को ठंडा किया जाता है, फिर उस पर लेबल चिपकाकर भंडार गृह में रखा जाता है। तो इसलिए हम तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देते हैं। चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डेली हम आपको 7 बजे होम साइंस की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, और बाकी होम साइंस, मैथ और साइंस की क्लासेस अभी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जल्दी ही आपको और सब्जेक्ट्स की भी क्लासें प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।